नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है जहां शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तहसील स्तर पर जांच कमेटियों का गठन कर दिया गया है। डीएम सविन बंसल ने डिटेल्ड रिपोर्ट इसे लेकर मांगी है। एसडीएम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच में शामिल किए गए हैं। पंजीकृत मदरसों समेत गैर पंजीकृत मदरसों का पूरा विवरण जो है इस रिपोर्ट में देना होगा। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर शासन के निर्देश के बाद अब मदरसों की जांच शुरू हो चुकी है। तहसील स्तर पर जांच कमेटियों का गठन कर दिया गया है, जिसमें एसडीएम जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं। वहीं डीएम सविन बंसल ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस जांच की मांगी है, जिसमें पंजीकृत मदरसों के साथ साथ गैर पंजीकृत मदरसों का भी पूरा विवरण जो है वो देना होगा। योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जानकारी चाहेंगे, एक बार फिर प्रदेश में मदरसों की जांच की शुरुआत तेज हो गई है, क्या कुछ इसकी कार्यप्रणाली रहने वाली, किस तरीके से जांच होगी मदरसों की? देखिए दीपा, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच को लेकर कहा था और उसी के चलते जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में शासन के निर्देश पर मदरसों की जांच जो है वो शुरू हो गई है। डीएम सविन बंसल ने इसके लिए तहसील स्तर पर एक कमेटी गठित की है, जो एसडीएम की अगुवाई में जांच कर रिपोर्ट जो है डीएम को सौंपेगी। अब देखिए, अगर बात करें इस जांच कमेटी की, तो इसमें जो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर मदरसों का सर्वे कर कार्रवाई की जाएगी और रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही इसमें यह देखा जाएगा कि तहसील स्तर पर जो है कितने ऐसे मदरसे हैं जो पंजीकृत है और गैर पंजीकृत है, उनका पूरा विवरण जो है वो रखा जाएगा। उसमें वो पूरा विवरण भी जो है रिपोर्ट में दिया जाएगा। जो मदरसे पंजीकृत है उनमें मानकों के पालन की अगर बात करें तो वहाँ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, मिड डे मील की क्या व्यवस्था है, स्वच्छता की क्या व्यवस्था है, प्रकाश व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है, मूलभूत सुविधाओं आदि की रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। व्यवस्थाओं को देखने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है डीएम को सौंपी जाएगी और उसमें जो है जितने भी गैर संचालित मदरसे हैं वहां पर किस तरह का पाठ्यक्रम हो रहा है, वहाँ किस तरह से बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, वहाँ पर खाने की व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, इन तमाम चीजों पर रिपोर्ट जो है ये टीम जो है करेगी और उसके बाद जो है डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद भी आगे क्या कार्रवाई होनी है उसका निर्णय लिया जाएगा। जी अच्छा, कितने मदरसे इस जांच के लिए चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो फिर पंजीकृत हो या गैर पंजीकृत, और इनके मानक क्या रहेंगे? क्या पुराने मानकों के हिसाब से पंजीकरण होगा या फिर नए मानक इसके लिए तैयार किए गए हैं? देखिए, फिलहाल जो है मदरसों की जांच की जा रही है, उसमें जो है कौन से पंजीकृत मदरसे हैं और कितने गैर पंजीकृत हैं, इनकी जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और फिर जो पंजीकृत नहीं है वो क्यों अब तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, क्या उन्होंने आवेदन किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो अभी तक पंजीकृत क्यों नहीं हो पाया है, और अगर नहीं कराया है तो क्यों नहीं कराया है। इन तमाम सवालों पर जो है ये रिपोर्ट तैयार होगी और ये रिपोर्ट जो है फिर डीएम के पास जाएगी और वो डीएम उसके बाद इसका फैसला लेंगे। हालांकि जिस तरह देखा जाए कि अभी तक जिस मानक जो तय किए गए हैं वो मानक पुराने तय है कि उनमें जो है किस तरह की पढ़ाई हो रही है, किस तरह की मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह की व्यवस्था है, प्रकाश की क्या व्यवस्था है, ये सब चीजें मानकों में निर्धारित किए गए हैं और इन मानकों पर जो है देखा जाएगा। उसके बाद आगे की रिपोर्ट तैयार होगी और वो रिपोर्ट डीएम पर जाएगी। आगे क्या कार्रवाई होनी है, क्या नहीं होनी है, वो सब जो है डीएम तय करेंगे, उसके बाद फैसला आएगा। जी अच्छा, प्रदेश में सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी कई ऐसे हिंदू बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, क्या ये भी एक जांच का विषय रहेगा या फिर सिर्फ पंजीकृत और गैर पंजीकृत की ही जांच की जाएगी? आगे के फिलहाल इसमें जो है दो ही मानक रखे गए हैं कि जो पंजीकृत मदरसे हैं और गैर पंजीकृत मदरसे हैं उनका पूरा विवरण जो है इसमें निकाला जाएगा। हालांकि ये भी निकाला जा सकता है कि वहाँ पर बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से समुदाय के, क्या वह जो है कि एक ही समुदाय के हैं या हिंदू समुदाय के भी कुछ बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इन मानकों पर जो है जांच हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से फिलहाल जानकारी निकल कर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि पंजीकृत मदरसों और गैर पंजीकृत मदरसों का पूर्ण विवरण जो है वो जो है डीएम ने मांगा है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मेयर और पार्षद पद के दावेदारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के दावेदार कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को हाथ का पंजा, बीजेपी प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट को कमल का फूल, बसपा प्रत्याशी शिव गणेश को हाथी और
उक्रांद का प्रत्याशी मोहन कांडपाल को कप और प्लेट चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, जबकि मेयर पद के निर्दलीय दावेदारों को गैस सिलेंडर, केतली, कैमरा, कैंची और घंटी जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। 23 जनवरी को वोटिंग है, लिहाजा प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इधर बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं में नाराजगी है, जिसे लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां टेंशन में है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव में बीजेपी के 15 बागी चुनावी मैदान में है। जाहिर है कि इन बागी प्रत्याशियों की वजह से पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि इन नेताओं पर आगे पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के कई और नेताओं ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कई नेता तो मान गए, लेकिन अब तक 15 नेता मैदान में ही डटे हुए हैं। अभी 3 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए हैं। एक दिनेशपुर नगर पंचायत है, एक देवप्रयाग नगर पालिका है और एक और है। 3 पर हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुन करके आए हैं और अभी और कहाँ की स्थिति हो सकती है उस पर भी बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि पार्टी से बगावत कर बीजेपी के कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी कई नेताओं को जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय वो मैदान में है। कांग्रेस पार्टी के चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि नाराज नेताओं से बातचीत की गई, कई नेता तो मान गए, लेकिन कई नेता चुनावी मैदान में हैं। देखिए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि चुनाव में हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, पर टिकट तो एक को ही दिया जा सकता है, सबको नहीं दिया जा सकता है। तो उसमें कई बार कई साथी जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो निर्दलीय भरने का काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वापस लिया है, बहुत सारे साथी अभी भी चुनाव मैदान में है। मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि वो निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वो साथी भी हमारे ही हैं और उनसे ये अपेक्षा मैं कर सकता हूँ। उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें 11 नगर निगमों, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले ही एक अध्यक्ष नगर पालिका परिषद और 2 अध्यक्ष नगर पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही 14 सभासद नगर निगम, 20 सदस्य नगर पालिका परिषद और 10 सदस्य नगर पंचायत निर्विरोध निर्वाचित हुए, यानी कुल 47 पदों के लिए प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। जो ये इन पैतरों में अपना दिमाग लगाते हैं, उतना दिमाग अगर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पे लगाया होता, अपने लोगों पर लगाया होता, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। ये तो उसमें के हैं कि होटल अकेता में जो टिकट ये बेच रहे थे, ये तो उसको भी कह देंगे कि सरकार टिकट बिकवा रही थी, जिसमें शकल दिखाई दे रही है साफ साफ करण मारा की और सूर्यकांत धस्माना जी की। तो ये तो उसमें ये कह देंगे कि ये सूर्यकांत धस्माना नहीं है, ये तो कोई भाजपा के नेता हैं। तो ये तो उस पद्धति के लोग हैं कि जिनको मानसिक विकलांगता नाम की एक बीमारी हो चुकी है, जो कुछ न कुछ इनको बोलना ही रहता है। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन के दौरान कुल 6,433 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच और आखिरी समय में नाम वापसी के बाद अब चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी बचे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 782 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की राजनीति भी जारी है। निकाय चुनाव में जनता किसका साथ देगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर दिया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है, बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी।
मेरा प्रत्यक्ष रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। निकाय चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी मंत्रियों को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस के प्रदेश के नेता भी मैदान में ही हैं और पार्टी प्रत्याशियों के साथ डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत का दावा दोनों पार्टियों के नेता कर रहे हैं। अब जनता किसका साथ देती है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बाइक पर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। बाइक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले युवक को उसकी बाइक के साथ धर दबोचा और उसका तगड़ा चालान कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने तुषार नाम के युवक का बाइक स्टंट वाला इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने स्टंटबाज युवक का माफी मांगते हुए और लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील करते हुए वीडियो भी जारी किया है। मैं इंस्टाग्राम पे स्टंटबाजी की वीडियोस बनाता था। नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट में कांग्रेस का प्रचार प्रसार जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव जीतने को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक के बाद पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में टिकट वितरण में हुई धांधली से पूरे प्रदेश में बगावत हो चुकी है। बीजेपी ने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है, जिसकी वजह से वो कार्यकर्ता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। विधायक जी के आने के बाद एक झगड़ा करेंगे, उनसे बात करना बता दें। और मलाघाट में कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा उत्साह है और हर व्यक्ति चाह रहा है कि यहाँ परिवर्तन किया जाए। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पिछले 8-10 सालों में लोहाघाट में कोई काम नहीं हुआ जो नगर पालिका की तरफ से होने चाहिए। जो लोगों की उम्मीद थी नजुल की, फ्री होल्ड करने की, पेयजल की और तमाम जो समस्याएं हैं, एक समस्या का यहाँ समाधान अभी तक नहीं हुआ इन 10 वर्षों में। तो दूसरा ये है कि सामान्य वर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को जो उठाया है उससे लोगों में थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ी क्या बहुत नाराज़गी है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए अब इसके बाद कई वर्षों बाद मौका आएगा, तो ये उचित नहीं है। लोहाघाट नगर की कई विकट समस्याएं हैं, जैसे पानी, बिजली, आपका बच्चों का पार्क हो गया और सीवर लाइन का हो गया। मेन यहाँ पर पानी और नजुल भूमि का है। तो 10 साल से एक परिवार का यहाँ पर नगर पालिका में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भी हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी उनसे कि एक निर्दलीय के रूप में, तब हमारा कांग्रेस का कोई प्रत्याशी था, उन्हें समर्थन किया था, फिर वो भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, पुनः भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोहाघाट की जनता बहुत समझदार है। जैसा उन्होंने विधानसभा इलेक्शन 2022 में सारे के सारे बूथ कांग्रेस को जिता के दिए, इस बार कांग्रेस का चेयरमैन लोहाघाट में बनेगा। 2022 को विधानसभा इलेक्शन को दोबारा रिपीट करेगी नगर की जनता और कांग्रेस को एक मौका। हरिद्वार जिले में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से खत्म कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है, जो जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री और तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जहां जहां अवैध शराब के ठिकाने होने की आशंका है, वहां पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में और इस शराब के संबंध, अवैध संबंध में जहां जहां शराब अवैध संबंध की कार्रवाई वो बनने की शिकायतें आ रही हैं, उन जगह पर लगातार दबिशें दी जाएंगी। आबकारी विभाग इसमें बिल्कुल सख्त है और किसी को भी जो इस तरह की शराब बनाने में काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। और जो नगर निगम के चुनाव है, इसमें आबकारी विभाग द्वारा एक गहन
जो टीम में मुखबिरों के द्वारा हर घर जहां जहां संदिग्ध लोग हैं उन लोगों की जानकारी लेकर के उनके घरों में दबिशें दी जाएंगी और इस नगर निगम जो चुनाव है इसे संपन्न कराने में आपके विभाग की बड़ी भूमिका भी रहेगी और शराब के जहां जहां अवैध स्रोत रहे हैं उन जगहों पर ही दबिशें दे करके इन लोगों को बेनकाब किया जाएगा। अब कच्ची शराब के लिए भी हमने अपनी टीमों को बता दिया कि जहां जहां सूचना है, मैं अब आपके चैनल से भी कहना चाहूंगा, जागरूक लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हमें बताएं, नंबर फ्लैश हम कर देंगे और आप लोगों को भी कहीं जानकारी हो तो आप स्पष्ट हमें बताएं, हमारी टीमें वहां जाएंगी और जाकर के उन लोगों के विरुद्ध। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, आबकारी विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही निकाय चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए दिव्य, निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि हमने देखा है कि जब कभी भी कोई चुनाव आता है तो ऐसे में जो अवैध शराब होती है उसकी तस्करी बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए यहाँ पे टीमों का गठन किया गया है, जिसमें यहाँ पे आबकारी विभाग की जो टीम है वो लगातार शहर से लेकर देहात क्षेत्र तक छापेमारी कर रही है। जहाँ पे अवैध रूप से शराब मिल रही है तो वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। हमने देखे कि लक्सर क्षेत्र में अक्सर कच्ची शराब का अवैध कारोबार किया जाता है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे अलग से एक टीम का गठन किया गया। यहाँ पे टीम के द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद की गई, जिसको लेकर यहाँ पे अब विभाग बिल्कुल सख्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन महीनों पहले से गया था। लगातार हमने देखा है कि जो भी इस तरीके के ठिकाने हैं शराब के, उन पे छापेमारी की जा रही है और लगातार अवैध शराब को जब्त किया जा रहा है। जी अच्छा, यहाँ पर क्या ओवर रेटिंग की शिकायत भी मिल रही है? क्या जो आबकारी विभाग ने रेट्स तय किए उससे ऊपर शराब बिक्री है या फिर जो रेट्स है या जो मानक है उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, अक्सर ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आ जाती है जहाँ पे जो शराब की दुकानें होती है वहाँ पे ओवर रेटिंग के मामले सामने आते हैं। लगातार इस मामले में शिकायत भी की जाती है। हालांकि अब जो है आबकारी अधिकारी ने साफ तौर से एक बात कह दी गई है कि यहाँ पे तमाम जो शराब कारोबारी होंगे, जो यहाँ पे वाइन शॉप संचालक होंगे, जो भी व्यक्ति वहाँ से शराब खरीदेगा उसको बिल देना अनिवार्य होगा। यदि कोई दुकानदार बिल नहीं देगा ग्राहक को तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे बिल में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो निर्धारित रेट होते हैं उसी पे शराब बेची जाएगी। अगर कोई शिकायत करता है कि रेट से ज्यादा यहाँ पे पैसा वसूला जा रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पे जो लाइसेंस है उसको भी रद्द करने की बात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनोज। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में रघुनाथ मॉल के पास दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार से चल रही बाइक अपने ही सामने चल रहे वाहन से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बढ़ते आगे, चमोली के जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिशासी अधिकारियों को नगर निकाय क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर विशेष फोकस करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जारी होने के बाद अब नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में इस पर तुरंत कार्य भी होने लगा है। आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ निर्मल नगर पालिका के पर्यावरण मित्र हर दिन मास्क और दस्ताने लगाकर डस्टबिन के साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही युद्ध स्तर पर नगर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में जारी शीतकालीन यात्रा में अब तीर्थ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विभाग की तरफ से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, लिहाजा तीर्थ यात्री बीजेपी सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में जारी शीतकालीन यात्रा में शीतकालीन गद्दी स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। चमोली जिले में स्थित पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर, गोपीनाथ मंदिर सहित भगवान के अन्य शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड 6,500 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और बैठक भी की जा रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है और विगत 10-12 दिनों में 6,500 श्रद्धालुओं ने नरसिंह देवता के दर्शन भी किए हैं। और पिछले कुछ दिनों से औली में जो पर्यटकों की आमद बढ़ी है उससे भी शीतकालीन यात्रा को बल मिला है। और सबसे पहले तो हमने जो हाईवे था हमारा नंदप्रयाग में, जहाँ ब्लॉकेज थी, उसको क्लियर करवाया है। उससे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट सुचारू
हो रहा है हमारा ट्रैफिक। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे स्थान हैं वहाँ अलाव जलाने का काम, ताकि पर्यटकों को शीत लहर की कोई दिक्कत न आए। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि शीतकालीन यात्रा में लगातार तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। इसको लेकर स्थानीय व्यवसायियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जितना भी पर्यटकों को कोई स्वास्थ्य संबंधी सेवा की आवश्यकता है तो वो उपलब्ध कराई जा रही है। और जहाँ बर्फ आच्छादित क्षेत्र है वहाँ PWD BRO द्वारा लगातार सड़क खोलने का काम किया जा रहा है। और जहाँ कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना थी वहाँ पुलिस ने एक अच्छा ट्रैफिक प्लान डिज़ाइन करके उसको रेगुलेट किया है, तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत पर्यटकों को ना हो। पुलिस प्रशासन की टीम मिलकर पूरा इसका ध्यान रख रही है। दरअसल उत्तराखंड में पूरे साल 4 धाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। वर्तमान में इस समय प्रदेश में शीतकालीन 4 धाम यात्रा जारी है। यहाँ पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह काम कर रही है। ये एडवाइजरी कॉपी आपको हम दे देंगे, आप उसको व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग 4 धाम यात्रा में आते हैं, सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके। इस दिशा में काम किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन कहते हैं कि शीतकाल यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस पर सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थ यात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं और जो मुख्य हमारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी रास्ते खुले हुए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इस बार सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 15,000 से अधिक श्रद्धालु गद्दी स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं आई है। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग की तरफ से भी श्रद्धालुओं को खासा ऑफर दिया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहरने पर 25% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा मंदिर समिति के गेस्ट हाउस भी श्रद्धालुओं के लिए उचित कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।